मॉर्निंग बच्चों। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसमें हमने दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीखा था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो यह प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न में ध्यान देने की बात है कि हम जो पूर्णांक ले रहे हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांक ले रहे हैं। विषम पे आपको ध्यान देना है। तो विषम पूर्णांक आपका या तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है और q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो इसके पहले हम हल करने के पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने सीखा था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर, तो दो धनात्मक पूर्णांक यदि a और b हैं तो दो अद्वितीय संख्याएं q और r का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि, पिछले बार हमने सीखा था किस प्रकार से होता है, a = bq + r। और जहां पर हमने बताया था आपको कि जो r की वैल्यू है ये r शेषफल के रूप में होता है। तो r जो रहता है वो 0 से बराबर भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल का मान 0 भी हो सकता है। अब 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा r का मान, लेकिन किससे छोटा होगा, इससे b से छोटा होगा। और b क्या रहता है, यहाँ पर भाजक रहता है। तो r जो है, r की जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, क्योंकि b यहाँ पर भाजक है। फिर से एक बार आप रिवीजन कर लें। a हमने लिया था भाज्य के रूप में, b भाजक था, q हमारा भागफल था और r शेषफल का मान था। इसमें आपको r के मान पर विशेष ध्यान देना है। जो शेषफल का मान रहता है वो हमेशा हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताई हुई थी। अब इस प्रमेय की सहायता से, इस एल्गोरिथम की सहायता से हम प्रश्न नंबर 2 को हल करना सीखेंगे। अब हम देखेंगे, इसमें मान लेंगे हम, माना a, एक संख्या हम मान लेते हैं a धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये a हो गया, पर एक किस टाइप का पूर्णांक है, आपका धनात्मक विषम पूर्णांक। और जो ये आपका भाज्य हो गया है, अब हमको मानना है भाजक। अब भाजक को आप देखोगे, जो सिद्ध करना है, हमको दर्शाना है 6q + 1। तो इसमें जो q का जो गुणांक है वो कितना है, 6 है। मतलब अब हमको जो भाजक मानना है वो हम 6 मानेंगे, जिसे हम b से दर्शाते हैं भाजक को, तथा भाजक b = 6। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a = bq + r होता था। तो b की जगह हम क्या ले लेंगे, अब bq + r होता था हमारा। तो a = b की जगह हमने क्या माना है, 6 माना है भाजक। तो आ जाएगा 6q + r। और जो शर्त हमारी थी r के लिए वही रहेगी, पर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, b के मान में चेंज हो जाएगा। तो r का मान 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होता था, b से। अब b की जगह पे क्या है, यहाँ पर 6 है, मतलब r का मान छोटा होगा 6 से। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि r का मान 6 के बराबर नहीं होगा, हमेशा ही 6 से छोटा होगा। और 0 जब हम लिखेंगे 0 से बड़ा है तो हम बराबर लगा सकते हैं, क्योंकि शेषफल का मान 0 भी हो सकता है। तो बराबर का चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, पर यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। अब हम r के मान देखेंगे। r का मान 6 से छोटा है। तो अब हम ये देखेंगे कि r के मान 6 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, और r क्या है, एक पूर्णांक है। तो r के कौन कौन से मान हो सकते हैं, r के संभावित मान, r के संभावित मान r = 1, ठीक है। r = 0 भी ले सकते, क्योंकि बराबर से 0 से स्टार्ट करिए, 0 या
1 या 2 या 3 या 4 या 5, ये R के संभावित मान हो सकते हैं, लेकिन 6 नहीं लेंगे हम, क्योंकि R का मान 6 से छोटा है। तो R के संभावित मान हो सकते हैं 0 या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5। ये अभी हमने R के संभावित मान निकाल कर रख लिए हैं। अब इन मानों को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसमें रखते जाएंगे। तो R बराबर 0 रखने पर, पूरा लिख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर A बराबर 6Q, और R का मान 0 रखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो A इक्वल टू 6Q, ये मान आ गया आपका, एक मान आ गया। अब R का मान अपन 1 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में R इक्वल टू 1 रखने पर, तो A इक्वल टू 6Q प्लस 1। अब समीकरण 1 में R इक्वल टू 2 रखने पर, ऐसे ही एक एक करके हम मान रखते जाएंगे। A इक्वल टू 6Q प्लस 2, ये सभी A के संभावित मान हो रहे हैं। देखिए R इक्वल टू 0 रखा तो A की वैल्यू आई A बराबर 6Q, फिर R इक्वल टू, R का मान 1 रख रहे हैं तो A का मान आ रहा है A बराबर 6Q धन 1, R का मान 2 रख रहे हैं तो A का मान आ रहा है A बराबर 6Q धन 2। इसी प्रकार हमें कहाँ तक मान रखना है, R बराबर 3 भी रखना है, 4 भी रखना है और 5 भी रखना है। देखिए अब समीकरण 1 में R इक्वल टू 2 रखा था हमने, इसके बाद हम समीकरण 1 में R के बराबर 3 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं R बराबर 3 रखने पर। अब R बराबर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, A इक्वल टू 6Q प्लस 4, R इक्वल टू 4 रखने पर। और R इक्वल टू 5 रखेंगे तो A इक्वल टू 6Q प्लस 5, R का मान 5 रखने पर, 5 तक लेना थे हमको। अब फिर से देख लीजिए एक बार, R का मान देखो, संभावित मान थे R के 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक करके मान रखे हैं। समीकरण नंबर 1 दिया था हमने, R बराबर 0 रखेंगे तो A बराबर 6Q मिलेगा। फिर समीकरण 1 में R का मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा A बराबर 6Q प्लस 1, फिर R बराबर 2 रखेंगे तो A का मान मिलेगा 6Q धन 2, R का मान 3 रखेंगे तो A का मान यह मिलेगा, फिर 4 रखेंगे तो ये, और 5 रखेंगे तो ये। इस प्रकार हमने A के मान निकाल लिए। लेकिन हमने माना था कि जो A लिया था हमने, A क्या था हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक था। हमको क्वेश्चन पे यहीं पर फोकस करना है कि जो A का मान लिया था हमने वो धनात्मक विषम पूर्णांक था। अब आप जो A के मान निकाले उनको ध्यान दीजिए। A बराबर 6Q, 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो जो ये मान निकाला है हमने, R इक्वल टू 0 रख रहे थे हम, तो हमने मान निकाला था A बराबर 6Q, ये सम संख्या हो जाएगी, परंतु A को तो हमने विषम पूर्णांक माना है, इसलिए यह मान संभव नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये पूरा का पूरा मान सम संख्या में बदल गया, तो ये A का संभव, ये मान जो है आपका संभव नहीं है। अब 1 बराबर 6Q धन 1, ये जो मान है ये तो सम संख्या है, लेकिन इसमें 1 जुड़ गया है, तो यह मान आपकी विषम संख्या है, तो ये A का मान हो सकता है। अब R बराबर 2 रखने पर A का मान मिला था हमको 6Q धन 2, तो अब आप देखिए 6 आपका 6Q भी एक सम संख्या है और 2 भी क्या है, एक सम संख्या, मतलब ये पूरी की पूरी A जो है वो सम संख्या मिल रही है, लेकिन हमने A को धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, तो ये वाला मान भी आपका संभव नहीं होगा। A का मान 6Q धन 3, ये आप मान देखिए, ये वाला मान संभव हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये आपकी सम संख्या है, लेकिन इसमें एक विषम अंक जुड़ रहा है, मतलब A जो है आपका विषम धनात्मक अंक प्राप्त होगा, ये वाला मान संभव होगा। फिर A इक्वल टू 6Q प्लस 4, ये भी आपकी पूरी की पूरी सम संख्या बन रही है, 6 और 4 दोनों ही सम संख्या है, तो ये आपका मान संभव नहीं होगा। और A इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये आपकी विषम संख्या है 5, इसलिए A आपकी विषम धनात्मक पूर्णांक भी लिया था, तो ये वाले मान संभव होंगे। तो अब हम देखेंगे, समझाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से मान संभव नहीं होंगे। A का मान 6Q, ये संभव नहीं होगा। फिर ये आपका संभव मान है A का, ये आपका संभव मान नहीं है।
और ये आपका संभव मान नहीं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं जब हम लिखेंगे यहाँ पर, परंतु ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः ए का मान 6q या ये देखिए 6q या 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 2 या a इक्वल टू 6q प्लस 4 मान संभव नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही माना था a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संभव नहीं है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये मान संभव नहीं है तो a के कौन कौन से संभावित मान, अतः a के संभावित मान, a के संभावित मान बचे कौन कौन से नंबर हैं आपके पास, a बराबर 6q धन 1, a बराबर 6q प्लस 1 या a इक्वल टू ये वाला मान आपका संभव मान है 6q प्लस 3 या a इक्वल टू 6q प्लस 5। केवल ये वाले मान बचे हैं आपके विषम पूर्णांक के लिए, संभावित मान ये होंगे। अतः सिद्ध होता है कि ये हमने आपका धनात्मक विषम पूर्णांक लिया था, तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपका जो क्वेश्चन था वो पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। 6q धन 1 देखिए आया है मान आपका, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये रिजल्ट आ गया, ये आप दर्शा चुके हैं, ये देखिए आप, ये आपका आंसर है।